बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं हूँ तहमीना वकील और आज बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा सेकंड लेक्चर है। कल हमने डिस्कस किया था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, और वो क्यों प्रोड्यूस्ड होता है, क्या रीज़न है। आज हम डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो किस किस्म के स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। सो आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स में चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि स्ट्रॉन्ग है, सो दैट्स वाई दे आर सॉलिड वो कंपाउंड्स हैं जिनमें के इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं। अब चूँकि इस केस में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, तो ये आपके पास जो है डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। डायरेक्शन से यानी कि ऑपोजिटली चार्ज जो हैं वो इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन से, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आइंस और फिर उसके बाद होते हैं नेगेटिवली चार्ज आइंस, ठीक है। फिर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के आगे होता है पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव की सराउंडिंग में होता है नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव के इधर भी है तो इधर भी नेगेटिव, इसके नेगेटिव के इधर भी पॉजिटिव है, इसके इधर भी पॉजिटिव, इसी तरह इसके इधर नेगेटिव है, इसके इधर नेगेटिव है, इसके इधर नेगेटिव है, इसके पीछे भी नेगेटिव होगा। तो जहाँ पर पॉजिटिव है उसकी सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है। तो ये डायरेक्शनल नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल होता है। ये कहीं भी आपके पास जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आइंस होंगे उसकी सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज आइंस मौजूद होंगे। सो आपके पास ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हैं ये अरेंज्ड होते हैं इन अल्टरनेटिंग कैटाइन एनाइन पैटर्न इन थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जिस तरह से कि ये आपके पास क्या है, एक देखें नेगेटिव फिर पॉजिटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर उसके बाद जो है इसके आगे पॉजिटिव नेगेटिव, एक ऑल्टरनेट पैटर्न है। तो ये ऑल्टरनेट पैटर्न अपने आप को रिपीट करता है इन थ्री डायमेंशनल पैटर्न, और इसके नतीजे में जो हमारे पास अरेंजमेंट प्रोड्यूस्ड होती है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, दिस इज़ कॉल्ड एज क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस क्या है, या आपके पास वो स्ट्रक्चर है या वो अरेंजमेंट है आइंस की जो प्रोड्यूस हो रही है बाय पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी आइंस की अरेंजमेंट की वजह से। अब किसी भी नियरेस्ट नेबर के पास किसी भी आइन के पास जितने नेबरिंग ऑपोजिटली चार्ज आइंस मौजूद होते हैं उसको उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जैसे यहाँ पे मैं नीचे बताऊँ आपके पास, ये देखें, ये सिंपल सी एक मतलब एग्जांपल है आपके पास। ये अगर सिर्फ मैं इतना सा एरिया ले लूँ, ठीक है, अब इतने से एरिया में क्या है कि जो ये नेगेटिव चार्ज है इसके इर्द गिर्द कितने पॉजिटिव चार्ज आइंस मौजूद हैं। इसके इर्द गिर्द देखें 1 2 3 4 ये पॉजिटिव चार्ज आइंस मौजूद हैं। सो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ के कितने नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आइंस मौजूद हैं। सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 4, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हम किस तरह से क्रिस्टल लैटिस को या आइंस की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। तो वो है आपके पास एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडीज़। ये एक्सरे डायफ्रैक्शन स्टडीज़ जो है इससे हमें पता चलता है कि कोई भी एटम कहाँ मौजूद है। जैसे आपके पास सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है, या कोई भी और आयनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, तो वो ये शो करेगा कि ये जो आइंस हैं दीज आर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर्स। अगर आपने नोट किया हो मैंने इन्हें स्फेयर्स की फॉर्म में बनाया था, ठीक है। तो
तो आपके पास इस तरह से एक आइन, दूसरा आइन, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और फिर नेगेटिव के ऑपोजिट पॉजिटिव और पॉजिटिव के ऑपोजिट नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपके पास इस तरह से 3 डायमेंशनल मैनर में अरेंज हुए होते हैं। तो ये आपके पास था इसका कि किस तरह से हम किसी भी आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं या इसके क्या बेसिक पॉइंट्स हैं। अब जब हमने क्रिस्टल लैटिस की बात की, तो क्रिस्टल लैटिस के अंदर, क्रिस्टल लैटिस क्या है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है किसी भी पॉइंट्स की, किसी भी आइंस की। ठीक है, अब उसमें जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट है विच कैन बी एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्ट्रक्चर यूनिट, जिसके अंदर एटम भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, that is repeated in 3 dimensional pattern to form a crystal lattice is called a unit cell। मतलब एक आपके पास बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और उसमें से वो छोटा सा यूनिट जो अपने आप को रिपीट किए जा रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं शो करूँ, यहाँ पे आपके पास देखिए एक पैटर्न है इस तरह से। ठीक है, ये एक पैटर्न चल रहा है। अब इस पैटर्न में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये क्या आ जाएगा, ये यूनिट अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट जो अपने आप को रिपीट कर रहा था, ठीक है, ये कहलाएगा यूनिट सेल। अब ये थी 2 डायमेंशनल बात, क्योंकि मैं यहाँ पे 3 डायमेंशनल नहीं ड्रॉ कर सकती। अगर इसी चीज़ को हम 3 डायमेंशनली देखें तो उस केस में हमारे पास वो यूनिट सेल, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस जो है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि जब यूनिट सेल है उसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तभी वो प्रॉपरली जो है वो किसी भी क्रिस्टल लैटिस को एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाते हैं, दे जनरेट द इंटायर क्रिस्टल बाय सिंपल ट्रांसलेशन इन 3 डायमेंशन। अगर उसी को हम 3 डायमेंशनली रिपीट करें तो उससे हम पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इट इंडिकेट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर। इस क्रिस्टल यूनिट सेल से हमें पता चलना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आइंस मौजूद हैं सराउंडिंग में किसी भी आइन के। एंड इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का मोलेकुलर फार्मूला जो है वो हम लिखते हैं कि उसमें उन दोनों आइंस की रेशो क्या है आपस में, 1:1 रेशो है, 1:2 रेशो है, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लिखा जाता है। तो जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्रक्चर जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास एक और टर्म आती है जो है रेडियस रेशो की। रेडियस रेशो क्या है, आपके पास 2 तरह के आइंस होते हैं, एक होता है केटाइन और एक होता है एनाइन। ठीक है, केटाइन क्या है, जैसे मैंने कल बताया, इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और एनाइन क्या है, हमारे पास स्पीशी विच हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है इलेक्ट्रॉन लूज से और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है इलेक्ट्रॉन गेन से। अब इनका ये जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस किस तरह से हम निकालेंगे इनका, आपके पास देखिए ये आपके पास इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस आएगा ये आ जाएगा r पॉजिटिव। ठीक है, और इसके सेंटर से जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा r नेगेटिव। ठीक है, तो अगर इनकी रेशो ले ली जाए, दैट इज़ द रेशो ऑफ केटाइन डिवाइडेड बाय द रेशो ऑफ एनाइन, दैट इज़ r पॉजिटिव डिवाइडेड बाय r नेगेटिव। ये जो रेशो है ये रेडियस रेशो कहलाती है। अब ये जो रेडियस रेशो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन द सेंस कि ये हमें बताती है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, अब ये आपके पास जो है वो डिफरेंट लिमिटिंग रेशोज़ यहाँ पे गिवन है। अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा है जिसकी रेशो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो रेशो है वो 0.73 या उससे ऊपर की आती है, तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6।
और उस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। सो आपके पास जो रेशो है वो एक्चुअली बता रही है कि कितने सराउंडिंग एटम्स होंगे और कितना उसका वो होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये इसमें दो तरह के आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ठीक है। अगर रेडियस रेशो 0.73 से ऊपर है तो बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर होगा, और अगर रेडियस रेशो जो है वो 0.414 से 0.73 के दरमियान है तो उस केस में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए आपके पास दो कंडीशंस हैं, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का या फिर ऑक्टाहेड्रल की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आगे 2 पॉसिबिलिटीज़ है, एक है स्क्वायर प्लेनर और एक है टेट्राहेड्रल। अगर रेडियस रेशो है 0.414 से लेकर 0.73, ऊपर वाली भी वही सेम है लेकिन ऊपर वाली के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। तो अगर 4 है तो आपके पास स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और अगर आपके पास ये 0.225 से 0.414 है तो तब आपके पास जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर्स का। नेक्स्ट आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 3, उसके लिए 0.155 से 0.225 है और स्ट्रक्चर है ट्रायंगुलर, और अगर आपके पास 0.115 से भी कम हो या उतना हो तो फिर 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है विद द लीनियर ज्योमेट्री। तो अभी अब जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो उसमें बार बार ये रेडियस रेशो का जो वर्ड है ये यूज़ होगा, एक्सप्लेन तो नहीं यूज़ होगा, इसलिए मैंने इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि रेडियस रेशो क्या होती है और रेडियस रेशो किस तरह से इफ़ेक्ट करती है इन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी तरह से एक और वैल्यू आती है या एक और टर्म आती है, वो है लैटिस एनर्जी, जिसे क्रिस्टल एनर्जी भी कहा जाता है। कोई भी कंपाउंड जो आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसको बनाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व होती है, जैसे आपको पता है बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ एक्सोथर्मिक, मैं आपको बार बार बात बता रही हूँ कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड को बनाने के लिए कौन सा आयनिक कंपाउंड, 1 मोल फार्मूला यूनिट कंपाउंड, ठीक है। यानी कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का 1 मोल बनाने के लिए किस तरह बनाएंगे, बाय ब्रिंगिंग अबाउट द गैसियस आयन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज टुगेदर, उनको हम क्लोज ले आएंगे, ठीक है। जब हमारे पास ये दो, जिस तरह से एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज, इनको हम एक दूसरे के करीब लाएंगे और अट्रैक्शन होगी, जिसके नतीजे में आपके पास ये बॉन्ड बनेगा और इसी तरह का क्रिस्टल लैटिस डेवलप होगा। तो उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व्ड होगी उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो हमारे पास लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ इक्वल्स टू यू, इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं विद ए क्यू नेगेटिव क्यू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय आर नेगेटिव आर पॉजिटिव माइनस बी। अब इसमें ये टर्म्स क्या हैं, ए इज़ द कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन क्रिस्टल लैटिस, कि क्रिस्टल लैटिस किस तरह का डेवलप हो रहा है, ठीक है, वो कौन से सिस्टम से बिलोंग करता है, कैसा क्रिस्टल लैटिस है। बी, ये हमारे पास है स्मॉल कांस्टेंट ऑफ रिपल्जन, इसीलिए हमने इस पूरे टर्म में से इसको माइनस किया है कि अगर हमारे पास जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आते हैं इन लेयर्स, ठीक है, इस तरह से देखें, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर दूसरी लेयर में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो रिपल्जन किनके दरमियान होती है, रिपल्जन होती है ऑपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान। तो अगर ये इस तरह से सॉरी ऑपोजिटली चार्जेस सेम चार्जेस के दरमियान, ठीक है, अगर ये सेम चार्जेस कहीं रिपल्जन कॉज करते हैं तो उस केस में वो जो रिपल्जन का फैक्टर है उसको हम अकाउंट करते हैं विथ दिस कांस्टेंट बी, ठीक है। सो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन है जिसके थ्रू हम लैटिस एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। अब किस तरीके से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट इट बाय द थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है, या एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस। एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस की जाती हैं बॉन्ड हैबर साइकिल, या आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा था
कि हमारे पास एक साइक्लिक रिएक्शन है हेसिस लॉ के अकॉर्डिंग टू विच द समेशन ऑफ डेल्टा एच फॉर द साइक्लिक प्रोसेस इज़ ज़ीरो। तो उस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी का सारा आपके पास इंट्रोडक्शन हो गया, डिफरेंट टर्म्स हो गई जो कि यूज़ होती है टू फाइंड आउट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है, सो नाउ हम डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे कि किस तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं और किस तरह से जो है वो यूटिलाइज्ड होते हैं फॉर देयर डिटर्मिनेशन। ठीक है, उसमें आपके पास फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है उन आयनिक कंपाउंड्स की जिसमें के 1:1 टाइप मौजूद है। 1:1 का मतलब क्या है कि केटाइन और एनाइन की जो रेशो है वो 1:1 है। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड 1 सोडियम 1 क्लोरीन, सीजियम क्लोराइड 1 सीजियम 1 क्लोरीन, जिंक सल्फाइड 1 जिंक और 1 सल्फर। ठीक है, तो ये 1:1 टाइप का मतलब है। इसमें सबसे पहले देखिए एग्जांपल दी हुई है आपके पास सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड को अगर हम देखें तो सोडियम केटाइन है, केटाइन का साइज़ छोटा होता है। ठीक है, क्लोराइड एनाइन है, इसका साइज़ बड़ा होता है। तो ये जो आपके पास एक बना है पूरे का पूरा, ये है 1 आयन पेयर। ठीक है, 1 आयन पेयर का मतलब क्या है कि आपके पास इसमें एक केटाइन और एक एनाइन है। जब इन दो आयन पेयर्स को हम करीब लाएंगे तो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो ये आपके पास 2 आयन पेयर्स हैं। इसी तरह से क्या होगा कि हम बहुत सारे आयन पेयर्स को एक दूसरे के करीब लाएंगे। ठीक है, और 3 डायमेंशनल मैनर में वो अरेंज होंगे और क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे। अब इसके लिए जो हमारे पास रेडियस रेशो निकलती है वो निकलती है 0.53। ठीक है, 0.53 रेशो है। अब अगर आप पीछे देखें 0.53 तो हमें पता चलेगा कि ये आ रही है इस रीजन में 0.4 से 0.7। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या निकलेगा 6 और इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो इस केस में आपके पास देखें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 और अरेंजमेंट क्या है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब इस केस में जो अरेंजमेंट बन रही है वो बन रही है, ये जो मैंने CCP लिखा हुआ है ये क्या है, इट इज़ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग किस तरह से होती है, ये मेटल्स के स्ट्रक्चर की पैकिंग की टाइप है जिसके नतीजे में हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसा होता है और सोडियम क्लोराइड जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये देखें यहाँ पे आपके पास ये सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इस केस में देखें ये हमारे पास 4 आयन पेयर ऑफ सोडियम क्लोराइड पहले शो हुए हैं। 4 आयन पेयर कैसे हैं ये देखें, या आपके पास जो है वो 1, ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो है ये 2, ये 3 एंड दिस वन इज़ 4। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये आए हैं। ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, ये चौथा पेयर है। अब ये 4 पेयर्स थे, लेकिन ये 4 पेयर्स जब कंबाइन हुए, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि 3 डायमेंशनल मैनर में अपने आप को अरेंज कर लिया। ठीक है, वो किस तरह से अरेंज करेगा, ये देखें, ये वाला सोडियम इस क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन इस सोडियम के साथ। ठीक है, इसी तरह ये सोडियम क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोरीन के साथ, फिर ये वाला सोडियम क्लोरीन के साथ, ये सोडियम क्लोरीन के साथ, और ये सोडियम और क्लोरीन। तो आपके पास ये एक्चुअली एक किस्म का क्यूबिक स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, लेकिन ये क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है ये वो नहीं है, यूनिट सेल नहीं है। ठीक है, ये आपके पास क्यूबिक स्ट्रक्चर है सिंपली। इसी को अगर हम मज़ीद क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं इन 3 डायमेंशनल पैटर्न। ठीक है, इस तरह से कि आपके पास ये यूनिट सेल को कंस्ट्रक्ट करे। तो इसमें देखें यहाँ पे आपके पास
क्या था, ये सोडियम है, ठीक है, यहाँ पे ये सोडियम है, तो ये आपके पास ब्लैक कलर का क्या है, सोडियम, ठीक है, ये देखें यहाँ पे शो हुआ है सोडियम। उसके बाद ये है क्लोरीन इसके साथ, तो सोडियम क्लोरीन ये चीज़, और इसके बाद इसी तरह से इसको 3 डायमेंशनल ही इन्होंने ये, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली आपके पास स्ट्रक्चर बना था जो कि आपके पास क्या है लेफ़्ट साइड पे है, ये एक्चुअली दिस वन है, ठीक है। उसको मज़ीद हम स्प्रेड करते हैं इन 3 डायमेंशनल पैटर्न, और हमारे पास ये यूनिट सेल प्रोड्यूस्ड होता है। अब अगर हम इस यूनिट सेल को देखें तो ये हमारे पास एक्चुअली देखें क्या है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसके कॉर्नर्स पे क्लोरीन मौजूद है। ये मैं एक क्यूब बना रही हूँ, आप मेरे इस फॉर्मेशन को फॉलो करें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक क्यूब, तो ये आपके पास क्या है, क्यूबिक स्ट्रक्चर। इस क्यूब के 8 कॉर्नर्स हैं, उन 8 कॉर्नर्स पे क्लोरीन मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल क्यूबिक, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये कॉर्नर्स पे ही नहीं होते बल्कि 6 क्लोरीन 6 फेसेस के सेंटर में भी मौजूद होते हैं, ठीक है। जो आपके पास क्या हैं, इस तरह से देखें, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब अगर मैं इनको इस तरह से कंप्लीट करूं कि ये जितनी भी लाइंस हैं इनके सेंट्रल पॉइंट्स ले लूं, ठीक है। ये जो सेंट्रल पॉइंट्स मैंने लिए हैं, ये ऊपर वाले का, और फिर मैं इसको क्रॉस कर दूं, ठीक है। इसी तरह से इधर साइड वाले का ये सेंट्रल पॉइंट्स लिए हैं और फिर उसे क्रॉस कर दूं। इसी तरह इस नीचे वाले के ये सेंट्रल पॉइंट्स लिए हैं और उन्हें क्रॉस कर दूं। साइड वाले के सेंट्रल पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन्हें क्रॉस कर दें। इसी तरह से जो बैकवर्ड में है आपके पास, ठीक है, उसे क्रॉस कर दें, और इसी तरह से जो फ्रंट में है आपके पास, इसको क्रॉस कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट बन गई है, जिसमें 8 क्लोरीन मौजूद हैं एट द कॉर्नर्स, ठीक है, और 6 क्लोरीन मौजूद हैं, ये वो सॉरी, ठीक है, इन द ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, तो ये तो आपके पास थी पोजीशन ऑफ क्लोराइड, कि क्लोराइड कहाँ कहाँ मौजूद हैं। क्लोराइड मौजूद हैं कॉर्नर्स पे और सेंटर ऑफ द फेस पे, इसी वजह से इसे फेस सेंटर्ड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इसको सोडियम को, ठीक है, तो सोडियम की पोजीशन जो है वो हमारे पास आती है एजिस के सेंटर में। अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें 12 जो हैं वो एजिस हैं, ठीक है। 12 एजिस देखें किधर से हैं, सॉरी ये 6 गलती से लिखा गया है। आपके पास देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मैं जहाँ पे येलो किया है, दीज आर द सेंटर ऑफ एजेस। इसके ऊपर मैं सोडियम को पुट कर दूँगी, ये सोडियम की पोजीशन है, ठीक है। तो 12 जो सोडियम हैं दे आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे देखें 12 सोडियम मौजूद हैं एजेस ऑफ सेंटर ऑफ द एजेस में, और एक सोडियम होता है बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉडी में, ठीक है। तो ये आपके पास पोजीशन है सोडियम की और क्लोरीन की। अब अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करना चाहें तो विद रिस्पेक्ट टू सोडियम हम कर सकते हैं। ये देखें, हम लाइन ड्रॉ करें सोडियम की विद द सराउंडिंग क्लोरीन, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो यही अरेंजमेंट इधर एक्सप्लेन की हुई है।
यहाँ पे देखें बताया हुआ है कि किस तरह से हमारे पास जो है वो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में तमाम के तमाम जो क्लोरीन हैं वो मौजूद हैं अराउंड द कार्बन, अराउंड द सोडियम। अब अगर हम गौर करें तो देखिए ये जो 4 क्लोरीन हैं आपके पास, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये 4 क्लोरीन यहाँ पे शो हुए हुए हैं, ठीक है, मतलब एक प्लेन में, और 2 क्लोरीन ऊपर और नीचे शो हुए हुए हैं, जिस तरह से यहाँ पे ये ऊपर और ये नीचे शो हुए हुए हैं, ठीक है। और फिर उनको कनेक्ट किस तरह से किया है, ये देखें, ये फोर्थ को, चारों फोर्थ को कनेक्ट किया है ऊपर के साथ, और चारों फोर्थ को कनेक्ट किया है इस नीचे वाले के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट आ जाती है। क्लियर? अब अगर हमने नंबर ऑफ़ आइंस निकालने हैं इन यूनिट सेल, तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है, दैट इज़ द नंबर ऑफ आइंस इन यूनिट सेल इज इक्वल्स टू NC प्लस NE प्लस NF प्लस NI। NC क्या होता है, नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ठीक है, ये कॉर्नर के लिए। नंबर NE नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एजेस, and F is for number of ions present at the center of faces, and Ni is the number of ion present at the interior of the body, ठीक है। अब अगर हम सोडियम क्लोराइड के लिए निकालें तो पहले क्लोराइड का देख लेते हैं, ठीक है। क्लोराइड के केस में जैसे मैंने बताया कि 8 कॉर्नर्स पे मौजूद थे, सॉरी ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, ये होता है NC/8, ठीक है। ये आपके पास इस तरह से बनेगा NC डिवाइडेड बाय 8 NE डिवाइडेड बाय 4 NF डिवाइडेड बाय 2 एंड NI, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्लोराइड के लिए चूँकि 8 मौजूद हैं कॉर्नर पे, तो 8/8, इंटीरियर पे कोई नहीं है इसलिए 0, फेसेस में 6 मौजूद थे इसलिए 6/2, और इंटीरियर में कोई नहीं थे तो 0, ठीक है। तो अगर आपके पास देखें तो 8/8 1, 6/2 3, ठीक है, और 1 + 3 इज़ 4, तो 4 क्लोराइड आइंस मौजूद हैं। और अगर हम सोडियम का देखें तो सोडियम में कॉर्नर्स पे कोई नहीं है, इंटीरियर में 12 थे, तो 12/4, 4 से डिवाइड किया है यहाँ पे से, उसके बाद फेस के सेंटर पे कोई नहीं है, उसके बाद इंटीरियर में 1 है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12/4 3 + 1 4 सोडियम आइंस। तो इस केस में आपके पास 4 ही क्लोराइड आइंस हैं और 4 ही सोडियम आइन है, तो यहाँ पे आपके पास जो इसकी रेशो आएगी वो क्या आ जाएगी, 1:1, जो कि हमारे पास, चूँकि ये टाइप कौन सी है, 1:1 टाइप, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया दैट इट इज़ 1:1 टाइप, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने का मसला हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कैसे जो है वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। ये देखिए, आपने क्या करना है, एक क्यूब बनाना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और इसका सेंटर लेके, इसके सेंटर को इसके सेंटर से, और फिर ये नीचे, और इसी तरह से यूँ, और यहाँ पे ठीक है। तो ये आपके पास एक अरेंजमेंट बन गई है क्यूबिक की। अब अगर इसमें आपने क्लोरीन को करना है, मैं यहाँ पे क्लोरीन को शो कर देती हूँ, अच्छा सॉरी, इसको क्रॉस भी करेंगे हम, ठीक है।
इनके सेंटर्स को लेके आपने क्रॉस करना है। इसी तरह से यहाँ ऊपर से ये नीचे, ये यहाँ से इस तरह से, और ये एंड देन ये। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया सोडियम क्लोराइड का। अब क्लोरीन अगर इसमें ऐड करनी है तो क्लोरीन को मैं रेड से शो कर रही हूँ, ठीक है। तो क्लोरीन मौजूद है आपके पास कॉर्नर्स पे 8 और 6 क्लोरीन मौजूद हैं ये फेसिस के सेंटर में। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। उसके बाद येलो से शो करूँगी मैं सोडियम को। सोडियम मौजूद हैं एट द सेंटर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। और एक सोडियम मौजूद है इन द सेंटर। तो ये आपके पास बिल्कुल एक परफेक्ट सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आ गया है, ठीक है। और इसमें हम जो है वो इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट करते हैं सोडियम और क्लोराइड आयंस, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो कॉर्नर पे मौजूद क्लोरीन है ये एक्चुअली 8 ऐसे क्यूब से शेयर होता है, इसलिए हम NC/8 लिखते हैं। और ये जो फेस का क्लोरीन है वो सिर्फ 2 से शेयर होता है, इसलिए हम NF/2 लिखते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास जो सोडियम आ जाता है, ये जो सोडियम है एज का, ये 4 से शेयर होता है, इसलिए इसे डिवाइड करते हैं 4 से। और ये जो आपके पास सेंटर ऑफ द बॉडी में है ये पूरे का पूरा इसी यूनिट सेल का होता है, इसलिए हम इसे किसी से भी डिवाइड नहीं करते, ठीक है। तो इस फिनोमेना के ऊपर जो है ये कैलकुलेशन सारी की सारी की गई हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। इसकी अगर हम रेडियस रेशो देखें तो इसकी रेडियस रेशो आती है 0.93, दैट इज़ ग्रेटर देन 0.73। अगर हम पीछे रेडियस रेशो वाला निकालें तो हमें पता चलेगा कि जब वो होता है तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास 8 होता है एंड द स्ट्रक्चर इज़ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस केस में आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ये आपके पास देखें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। चूँकि सीजियम बड़े साइज़ का होता है तो सीजियम दरमियान में है, ये सीजियम है और इसके इर्द गिर्द 4 क्लोरीन मौजूद हैं, सॉरी 8 क्लोरीन, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 8। तो इस केस में आपके पास देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 क्लोरीन्स हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है ये कहलाती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 8। उसके बाद अगर हम देखें जिंक सल्फाइड जो थर्ड टाइप है 1:1 टाइप की, उसको तो उसकी रेडियस रेशो है 0.46 जो कि लाई करती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एंड द अरेंजमेंट इज़ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इस टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, FCC। तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। अब हम देखते हैं ये स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ये आपके पास है जिंक ब्लेंड या जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर हम टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में देखें तो ये आपके पास देखें क्या है सल्फ़र, और सल्फ़र क्या कर रहा है टेट्राहेड्रली जिंक के साथ कंबाइन कर रहा है। ये है आपके पास टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जिसमें एंगल बनता है 109.5 डिग्री का। यही अरेंजमेंट 3 डायमेंशनली रिपीट हो रही है, ठीक है। जब इसी अरेंजमेंट को हम पुट करते हैं इन अ क्यूबिक अरेंजमेंट तो हमारे पास सेम वही स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज़ फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जो कि सोडियम क्लोराइड के लिए बना था, ठीक है। तो ये वही स्ट्रक्चर है और ये इस तरह से जो है वो इसका स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट आपके पास कैटेगरी आ जाती है उन आयनिक कंपाउंड्स की जो है 1:2 टाइप। अब 1:2 का मतलब क्या है कि इनमें केटाइन और एनाइन जो है वो, जैसे कैल्शियम फ्लोराइड, एक कैल्शियम है और 2 फ्लोरीन है, ठीक है। तो ये आपके पास आता है 1। इसी तरह टाइटेनियम ऑक्साइड, एक टाइटेनियम है और 2 ऑक्सीजन है। तो ये आपके पास है 1:2 टाइप।
अब इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर है। अच्छा, जब आपके पास 1:2 टाइप के कंपाउंड्स आते हैं तो उसमें दो डिफरेंट आयंस हैं और दोनों डिफरेंट आयंस की अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर निकलता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। अब देखिए, इसमें कैल्शियम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। इसका मतलब क्या है, एक कैल्शियम के इर्द गिर्द 8 फ्लोरीन मौजूद है। और फ्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 4। इसका मतलब है एक फ्लोराइड के इर्द गिर्द 4 कैल्शियम मौजूद हैं। चूँकि कैल्शियम का साइज़ बड़ा है तो वो ज़्यादा फ्लोराइड को अपने इर्द गिर्द रख सकता है, फ्लोराइड छोटे साइज़ का है, और फ्लोराइड का चूँकि साइज़ छोटा है तो वो 4 ही कैल्शियम को अकोमोडेट करता है। तो इस 8 से आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल है, और इस 4 से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस केस में रेडियस रेशो निकलती है 0.73 की। ठीक है, विद अ फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता है एज़ कम्पेयर टू दो आपने 1:1 टाइप है, क्योंकि इसमें दो आयंस की अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर को फॉलो करना पड़ता है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं इसका कैसा होता है। ये देखिए, ये आपके पास जो है वो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें ये जो है वो कैल्शियम है, ये ब्लैक डॉट्स वाले। ठीक है, और दूसरे जो हैं वो आपके पास फ्लोरीन है। ठीक है, अब एक कैल्शियम के इर्द गिर्द जो है वो 8 फ्लोरीन है, और एक फ्लोरीन के इर्द गिर्द 4 कैल्शियम है। ठीक है, अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, इसे 3 डायमेंशनली इस तरह से एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आपके पास स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉल्ड एज फ्लोराइड। और अगर इसमें साइन इन्वर्स हो जाए, मतलब कैल्शियम की जगह फ्लोरीन हो और फ्लोरीन की जगह कैल्शियम हो, सॉरी A9 की जगह केटाइन हो और केटाइन की जगह A9 हो, मतलब आपके पास कैल्शियम यहाँ पे बड़े साइज़ का है और A9 छोटे साइज़ का है। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें केटाइन छोटे साइज़ का हो और A9 बड़े साइज़ का हो, तो उस केस में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम कहेंगे एंटी फ्लोराइड। ठीक है, एंटी फ्लोराइड मतलब इसी स्ट्रक्चर का वो ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपके पास था कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर। दूसरा हमारे पास आ जाता है टाइटेनियम ऑक्साइड का। इसमें टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 6, मतलब एक टाइटेनियम के इर्द गिर्द 6 ऑक्सीजन मौजूद हैं। टाइटेनियम क्योंकि साइज़ बड़ा है तो वो ऑक्सीजन को एक्यूमुलेट कर लेगा, और एक ऑक्सीजन के इर्द गिर्द 3 टाइटेनियम मौजूद है। ठीक है, इसकी रेडियस रेशो है 0.43 से 0.73 विद अ रिटाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम देखते हैं कैसा होता है। ये देखिए, यहाँ पे आपके पास टाइटेनियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। टाइटेनियम ऑक्साइड के स्ट्रक्चर में ये आपके पास ब्लैक टाइटेनियम है। ठीक है, इस ब्लैक टाइटेनियम के इर्द गिर्द अगर हम गौर करें, जिस तरह से अगर मैं इसको ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, ठीक है, और इसी तरह से आपके पास जो हैं वो यहाँ पे पीछे की तरफ भी होंगे 4 5 6। ठीक है, और अगर हम देखते हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन जो है इसके इर्द गिर्द 3 टाइटेनियम है। ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 और फिर वहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 इसका इधर है और 3 ऊपर आ जाएगा। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर कहलाता है रिटाइल स्ट्रक्चर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जो कि था अबाउट द आयनिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए 1:1 और 1:2 टाइप के, विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, और हमने इसमें डिफरेंट टर्म्स को एक्सप्लेन किया, जैसे क्रिस्टल लैटिस है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, रेडियस रेशो है, यूनिट सेल, लैटिस एनर्जी, सब कुछ। ठीक है, सो होप सो कि आपको ये तमाम के तमाम पॉइंट्स, ये तमाम बातें क्लियर होंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, तब तक नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।